नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष, आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। तो बड़े फैसले का दिन, खेरसोन में पुतिन। क्या यूक्रेन पर पुतिन बहुत बड़ा फैसला करने वाले हैं? क्योंकि एक महीने के भीतर पुतिन दूसरी बार फ्रंट लाइन पर गए हैं। पुतिन ने खेरसोन का दौरा किया है। आखिर खेरसोन जाने के पीछे पुतिन का मकसद क्या है? पुतिन के दिल और दिमाग में आखिर चल क्या रहा है, ये आपको बताएंगे। उधर यूक्रेन पर रूस के विध्वंसक हमले लगातार जारी हैं। एक शहर पर 250 किलोग्राम का बम गिराया गया। तो क्या यूक्रेन पर अब आखिरी प्रहार कर रहा है रूस? इन सब के बीच ज़ेलेंस्की ने रूस को परास्त करने के लिए एक बहुत बड़ी प्लानिंग की है। 12 दिन के बाद रूस के खिलाफ क्या बड़ा करने वाले हैं ज़ेलेंस्की? उधर स्वीडन में नाटो देशों की रूस के खिलाफ सबसे बड़ी तैयारी भी चल रही है। स्वीडन से कैसे घिरेगा रूस, खुलासा करेंगे। पहले अभी की सबसे बड़ी खबर क्या है, जल्दी से आपको बताते हैं। यूक्रेन के साथ जंग में अचानक खेरसोन पहुंच गए हैं व्लादिमीर पुतिन। नीपर ग्रुप के हेडक्वार्टर में युद्ध की तैयारियों को उन्होंने देखा है। जंग लड़ रहे जवानों का पुतिन ने इस दौरान हौसला भी बढ़ाया है। अब इसके मायने क्या है? आखिर पुतिन का अचानक से खेरसोन पहुंचना आखिर किस ओर इशारा कर रहा है? क्योंकि सबको पता है कि एक साल से ज्यादा समय से रूस और यूक्रेन के बीच में यह जंग चल रही है। कभी यूक्रेन किस इलाके में भारी पड़ता है तो कभी रूस, लेकिन रूस का यह दावा है कि कई सारे इलाके पर उसका कब्जा हो चुका है। खेरसोन में पुतिन जो पहुंचे हैं उसके मायने क्या है? क्योंकि देखिए, वहां पर सेना के कमांडरों से उनकी मुलाकात हुई है। क्या तैयारियां युद्ध की चल रही है, इसको लेकर उन्होंने वहां पर बात भी की है। नीपर ग्रुप के हेडक्वार्टर में युद्ध की तैयारियों को उन्होंने करीब से देखा है। जंग लड़ रहे जवानों का पुतिन ने इस दौरान हौसला भी बढ़ाया है। पुतिन ने एयरबोर्न फोर्स के कमांडर से भी मुलाकात की। तस्वीरें आप देख रहे हैं। 2 महीने में 2 बार कब्जे वाले इलाके में पहुंचे हैं पुतिन। तो आखिर फ्रंट लाइन पर पुतिन के पहुंचने के मायने क्या है? यूक्रेन जंग के वक्त दूसरी बार फ्रंट लाइन पर पुतिन आपको नजर आ रहे हैं। जंग के बीच में अचानक खेरसोन का उन्होंने दौरा किया है। खेरसोन में रूसी सेना की युद्ध तैयारियों को करीब से देखा है। नीपर ग्रुप के हेडक्वार्टर में युद्ध की रणनीति पर चर्चा की गई है। एयरबोर्न फोर्स के कमांडर से भी उन्होंने मुलाकात की है और कब्जा जमाने वाले इलाके में दूसरी बार पुतिन वहां पर पहुंचे हैं, यह देखने के लिए कि वहां पर इस वक्त क्या हालात है, क्या स्थिति है। खेरसोन से पहले आपको याद होगा कि मार्च में डोनबास का भी दौरा किया था पुतिन ने। डोनबास के दौरे के बाद अब पुतिन पहुंचे हैं खेरसोन। तो पुतिन ने वॉर का वो प्लान तैयार कर लिया है जिसके बारे में अमेरिका ने सोचा तक नहीं होगा। जो कभी अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन था वो अब रूस के बेहद करीब आ रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं उस तालिबान की जिसकी हुकूमत अफगानिस्तान पर कायम है। रूस और तालिबान की एक हाई लेवल मीटिंग हुई जो पेंटागन को परेशान कर सकती है। यूक्रेन से जंग को लेकर पुतिन का संकल्प अटल है। यूक्रेन को किसी भी कीमत पर हराने को लेकर पुतिन का प्रण अडिग है। अमेरिका से लेकर यूरोप तक टक्कर लेने वाले पुतिन अब बहुत बड़ा दांव चलने वाले हैं। पुतिन अब उस देश की मदद ले सकते हैं जिसने 20 साल तक संघर्ष देखा। पुतिन अब उस हुकूमत के बेहद करीब आ रहे हैं जिसे अमेरिका समेत दुनिया के कई मुल्कों से मान्यता तक नहीं मिली, और वो है अफगानिस्तान के सत्ता पर काबिज तालिबानी हुकूमत। वेस्टर्न मीडिया दावा करता है कि यूक्रेन से जंग में रूस अपने करीब 2 लाख सैनिकों को गंवा चुका है और रूस की फौज में जंग लड़ने के लिए सैनिकों की कमी पड़ रही है। और दावा किया जा रहा है पुतिन अब अपनी फौज में तालिबानी लड़ाकों की भर्ती कर सकते हैं।
उज्बेकिस्तान से आई इस तस्वीर को देखिए। उज्बेकिस्तान के समरकंद में हुई कॉन्फ्रेंस में कई देशों के विदेश मंत्रियों की हाई लेवल मीटिंग हुई। इस मीटिंग में रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव के साथ तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी की मुलाकात हुई। अफगानिस्तान के हालात पर चर्चा को लेकर हुई मुलाकात पर कई बड़े दावे किए जा रहे हैं। समरकंद में रूस और तालिबान के विदेश मंत्रियों की अलग से मीटिंग हुई। सूत्रों का दावा है कि रूस की फौज में तालिबानी फाइटर शामिल हो सकते हैं। सैनिकों की कमी से जूझ रहे रूस को तालिबान से मदद मिल सकती है। तालिबानी लड़ाके अमेरिकन वॉरफेयर से लड़ने में माहिर माने जाते हैं। तालिबानी लड़ाकों को वेस्टर्न स्ट्रेटजी के बारे में अच्छी जानकारी है। रूस तालिबान के कनेक्शन को समझने से पहले यह वीडियो आपके लिए देखना बेहद जरूरी है। अफगानिस्तान में अमेरिकी फौज 20 साल तक रही और जब अमेरिकी अफगानिस्तान से वापस गए तो अपने पीछे छोड़ गए ऐसे हाईटेक वेपन। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने अफगान सैनिकों को हथियार और दूसरे सैन्य उपकरण देने पर करीब $62 बिलियन खर्च किए थे। हथियारों पर बेशुमार दौलत खर्च करने वाला अमेरिका अपने पीछे ऐसे हथियार छोड़ गया और रूस की तालिबान के इन हथियारों पर भी नजर है। सबसे पहले ये समझिए कि सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक अमेरिका की फौज ने कितने हथियार तालिबान को सौंपे थे। 33 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर तालिबान के पास अमेरिका छोड़ गया। इसके अलावा 23 सुपर टुकानो लड़ाकू विमान और 4 C-130 परिवहन विमान भी अफगान वायुसेना को सौंप दिए गए। और इतना ही नहीं, 22,174 हाई मोबिलिटी मल्टीपर्पस व्हील्ड व्हीकल अमेरिका ने तालिबान को दिए थे। 634 की तादाद में वो M117 गार्जियन जो बख्तरबंद कारों की V100 और V150 कमांडो श्रृंखला पर आधारित एक आंतरिक सुरक्षा वाहन है। 115 की संख्या में M1224 मैक्स प्रो MRAP जो एक बख्तरबंद लड़ाकू वाहन है। 5,49,118 मशीन गन, असॉल्ट राइफलें, तोप और पिस्तौल अमेरिका छोड़ गया था। 16,000 से ज्यादा नाइट विजन गॉगल्स, 1,62,000 से ज्यादा सैन्य रेडियो, इसके अलावा 8,000 ट्रक और अन्य सैन्य उपकरण अफगानिस्तान में रह गए थे। यानी आप खुद समझ सकते हैं आखिर रूस के लिए इन हथियारों की क्या कीमत है। अब रूस तालिबान कनेक्शन का एक और एंगल समझिए। रूस की तरफ से यूक्रेन के खिलाफ चेचन आर्मी जंग लड़ रही है और चेचन कमांडर रमजान कादिरोव की तालिबान से नजदीकियां जग जाहिर हैं। माना जाता है कि रमजान कादिरोव की आर्मी में सैकड़ों तालिबानी पहले से ही जंग लड़ रहे हैं और एक बार फिर रमजान कादिरोव रूस की तरफ से जंग लड़ने के लिए तालिबान को बना सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो ये यूक्रेन समेत पूरे यूरोप और अमेरिका के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। अब समझिए पुतिन को तालिबान क्यों चाहिए। तालिबानी लड़ाके सिटी वॉरफेयर के एक्सपर्ट माने जाते हैं, जबकि पुतिन के सैनिकों के मुश्किल अर्बन वॉरफेयर है। तालिबानी लड़ाके वेस्टर्न दांवपेच से वाकिफ माने जाते हैं, जबकि पुतिन की फौज वेस्टर्न काउंटर अटैक में मात खाती है। तालिबानी लड़ाकों को यूएस से जंग का लंबा अनुभव है, जबकि पुतिन की फौज कई फ्रंट पर अमेरिकी हथियारों के सामने कमजोर हो जाती है। यानी आप समझ सकते हैं आखिर पुतिन को तालिबानी फौज की जरूरत क्यों पड़ी और बदले में तालिबान को रूस से बेशुमार पैसा और तेल मिलेगा। इसके साथ ही रूस तालिबान को मान्यता दिलाने का भी वादा कर रहा है। तालिबान से संबंध बनाने और उसे आगे बढ़ाने के मुद्दे पर हम सभी एक मत हैं, क्योंकि बढ़ते आतंकवादी खतरे के बावजूद तालिबान की सत्ता कायम है और देश पर उनका पूरा नियंत्रण भी है। ऐसे में तालिबान को आधिकारिक मान्यता देना एक महत्वपूर्ण कदम होगा। न केवल तालिबानी नेतृत्व को वास्तविक मान्यता मिले, बल्कि नई अफगान सरकार को भी कानूनी मान्यता मिलनी चाहिए। जिस मुल्क की जमीन 20 साल तक धधकती रही, जिस तालिबान को 20 साल तक अमेरिका हरा नहीं पाया, जिस तालिबान को दशकों की जंग के बाद अमेरिका खत्म नहीं कर पाया, सोचिए आज की तारीख में वो तालिबान कितना ताकतवर होगा। तालिबान ने सीधे अमेरिका से जंग की थी। तालिबान ने अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों को खदेड़ने पर मजबूर किया था।
और वो तालिबान अगर रूस के साथ शामिल हो गया तो ये ज़ेलेंस्की की पूरी फौज पर बहुत भारी पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट TV9 भारतवर्ष। और एक बड़ी खबर इस बीच आ रही है। बागपुत में रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग चल रही है। एक म्यूजियम के बाहर जोरदार धमाका हुआ है। धमाके के बाद काफी ऊपर तक उठा है धुएं का गुबार। ये देखिए तस्वीरों में धमाके के बाद की ये तस्वीर है जिसमें उठते हुए धुएं के गुबार को आप देख सकते हैं। और एक और बड़ी खबर, मरिंका में यूक्रेन का रूसी टैंक पर हमला हुआ है। यूक्रेन ने रॉकेट से रूसी टैंक को निशाना बनाया है। यूक्रेनी हमले में रूसी टैंक पूरी तरह से तबाह हो गया है। ये उस हमले की ये तस्वीर है। यूक्रेन ने टारगेट किया है रूसी टैंक को और उस हमले के बाद उस टैंक की क्या हालत हुई देखिए। वॉर जोन की खबरों पर आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले अतीक से जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही है। अतीक अहमद के वकील के घर के पास बम फेंका गया। इस वक्त ये बड़ी खबर, वकील विजय मिश्रा के घर के पास बम फेंका गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। और बम फेंकने के बाद वहां से बमबाज वहां से भाग गए। प्रयागराज के कर्नलगंज इलाके में है वकील विजय मिश्रा का घर। हालांकि पुलिस इस मामले की जांच में जुट चुकी है। कुछ लोग वहां पर आते हैं और उसके बाद वकील के घर पर बम फेंककर वहां से फरार हो जाते हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। और यह देखिए तस्वीरों में प्रयागराज के कर्नलगंज इलाके में है वकील विजय मिश्रा का घर। और यह देखिए बम के बाद वहां पर धुआं भी उठता हुआ नजर आ रहा है। वकील विजय मिश्रा के घर पर वहां बम फेंका गया है। हालांकि प्रयागराज पुलिस वहां पर पहुंच चुकी है, जांच कर रही है कि कौन लोग थे जिन्होंने वकील विजय मिश्रा के घर पर ये बम फेंके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर इस वक्त आ रही है अतीक अहमद हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर, जिसमें अतीक अहमद के वकील विजय मिश्रा के घर पर बम फेंका गया है। कहा जा रहा है कि कुछ लोग वहां पर आए और अचानक से विजय मिश्रा के घर की तरफ उन्होंने बम फेंका और उसके बाद वो वहां से भाग गए। देखिए बम फेंकने के बाद उस गली से आपको धुआं भी उठता हुआ नजर आ रहा होगा। अभी हाल ही में विजय मिश्रा ने यह बात कही थी कि अशरफ ने बकायदा बंद लिफाफे में एक चिट्ठी लिखी है जिसमें अशरफ ने कहा था कि इसे वो विजय मिश्रा हमारे साथ खुद इस वक्त जुड़ चुके हैं। विजय जी, कितने बजे ये बम फेंका गया, आप कैसे हैं? विजय जी, मेरी आवाज आ रही है? विजय जी, मेरी अगर आवाज आ रही है, आप ठीक तो हैं? आपके घर पर वहां बम फेंका गया। चलिए हम विजय जी से बात करने की कोशिश करेंगे। इस वक्त हमारे संवाददाता विनय इस वक्त जुड़ चुके हैं। विनय, इस वक्त क्या अपडेट, कितने बजे घटना हुई, उस वक्त विजय मिश्रा कहां थे? देखिए उस वक्त जो है परिवार के कुछ लोग जो है वो घर के अंदर थे, लेकिन कौन कौन लोग अंदर थे ये अभी कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन कौन कौन लोग अंदर थे ये अभी कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जिस तरीके से विजय मिश्रा के घर के पास में जो है बमबाजी की गई है और बमबाजी करने के बाद जो आए थे बमबाज वो उसी गली से होते हुए भागे हैं। लेकिन सवाल यही है कि जहां पर पुलिस प्रशासन जहां एक तरफ चौकन्नी होकर ड्यूटी कर रही है, वहीं एक तरफ जो बदमाश हैं वो भी सक्रिय हैं और लगातार वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, बमबाजी कर रहे हैं, बमबाजी करके वहां से बहुत आसानी से फरार हो जा रहे हैं। जी, और विजय मिश्रा ने ही वो बात कही थी कि वो खत जो है वो सीएम योगी आदित्यनाथ के पास, सीजीआई के पास, हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के पास भेजने की बात अशरफ ने कही थी। ये वही वकील है विजय मिश्रा और उन्हीं के घर पर यह बम फेंका गया है। विनय, आवाज आ रही मेरी?
जी बिल्कुल। अब आज आप कहते आ रही है कि जो विजय मिश्रा हैं, क्योंकि वो लगातार एक बार पुलिस से भी जाकर कहे थे कि उनको भी कहीं ना कहीं जो सुरक्षा है वो मुहैया कराया जाए, क्योंकि उनको भी अपने एक जो जान का खतरा है वो महसूस कर रहे थे। तभी वो जाकर गोपनीय रूप से पुलिस आला अफसरों से भी उन्होंने कहा था। लेकिन जिस तरीके से दिन में बमबाजी होना और उस जगह पे बमबाजी जहां पे बताया जा रहा है ये कन्नलगंज का गोबर गली है, जहां पर दिन में चहल पहल रहती है, उसके बावजूद जो बदमाश है वो आते हैं यहाँ पर बम फेंककर दहशत फैला के चले जाते हैं। इनकी मनसा क्या है ये साफ रूप अभी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि किस मकसद से ये बम। विजय मिश्रा के घर के बाहर कोई सुरक्षा कर्मी नहीं है। आपने कहा कि उन्होंने पुलिस से दरखास्त की है कि उनको भी खतरा है, पुलिस सुरक्षा कर्मी वहां पर मौजूद करवाए, लेकिन पुलिसकर्मी वहां पर नहीं। क्या घर के आसपास सीसीटीवी कैमरे लगे थे? कौन थे वो बमबाज? क्या चेहरे छिपा कर आए थे, गमछा ओढ़ कर आए थे, चेहरा छिपा था? देखिए पुलिस जो है वो अपनी जांच जो है वो शुरू कर दी है कि और गली के अंदर 2 कैमरे लगने की बात सामने आ रही है। पुलिस अभी उन्हीं कैमरों को तलाश रही है और उन कैमरों के जरिए देखने की कोशिश कर रही है कि आखिर ये हमलावर कौन लोग थे और ये आकर बमबाजी करके गए, कितने लोग इस घटना में शामिल थे। क्योंकि उम्र जो बताई जा रही है वो 30 से 32 साल की उम्र बताई जा रही है जिन्होंने ये बमबाजी की वारदात को अंजाम दिया है। जी विनय, यानी कोई तो है जो नहीं चाहता कि वो खत आगे बढ़े, जिसका जिक्र बार बार विजय मिश्रा भी कर रहे हैं। जी बिल्कुल, विजय मिश्रा की तरफ से ये कहा भी गया था कि उनको पत्र के अंदर क्या लिखा है वो पूर्ण रूप से नहीं पता है, लेकिन वो पत्र कहां कहां भेजने हैं वो सारे पता जो है वो विजय मिश्रा को पता है। उन जगहों पर उन्होंने भेजने का जिक्र भी किया था। तो कहीं ऐसा तो नहीं इस कनेक्शन के तार कहीं और से भी जुड़े हों, लेकिन ये फिलहाल अभी जांच का विषय है। लेकिन पुलिस ने अपनी जांच शुरू कर दी है। जो 2 सीसीटीवी कैमरे जो गली के अंदर लगे थे उन सीसीटीवी कैमरों को तलाशा जा रहा है कि हमलावर किस साइड से आए थे, कहां से आए थे, और इन्होंने कहते अपने चेहरे पर कोई फेस कवर तो नहीं कर रखे थे। ये सारी चीजें अभी जांच का विषय है, पुलिस ने शुरू कर दिया है। सिर्फ पुलिस इतना बता पा रही है कि बमबाजी हुई है, लेकिन किस मकसद से की गई है, क्या विजय मिश्रा को ही घर के बाहर दहशत ये टारगेट करने की कोशिश थी या फिर कोई अन्य जो लोग हैं उनको टारगेट करने का, फिलहाल ये सब जांच का विषय पुलिस बता रही है। और पुलिस का कहना है कि उन्होंने अपनी जांच जो है वो शुरू कर दी है। जी विनय, क्या यह बात साफ हो पाई कि जिस वक्त ये बम फेंका गया विजय मिश्रा उस वक्त घर पर थे या नहीं थे? परिवार के सदस्य घर पर थे या नहीं थे? देखिए घर के लोग कुछ अंदर मौजूद थे ये स्पष्ट हो पाया है, लेकिन उस वक्त विजय मिश्रा घर के अंदर थे कि नहीं थे, उनकी टाइमिंग क्या थी घर के अंदर घुसने की, ये कह पाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन पुलिस जांच कर रही है क्या विजय मिश्रा के घर में घुसने की जो टाइमिंग थी और जो बमबाजी करने की, क्या वो दोनों की टाइमिंग मैच करती है या फिर विजय मिश्रा घर के बाहर थे। ये सारी चीजें अभी जांच का है, क्योंकि जिस तरीके से मैं आपके पास आऊंगा, हमारे साथ हमारे संवाददाता विपिन चौबे इस बीच जुड़ चुके हैं। विपिन, यानी कि एक तो बात साफ है कि खौफ दहशत के लिए यह बम फेंका गया, यह अभी साफ नहीं हो पाया कि उस वक्त वकील विजय मिश्रा घर पर थे या नहीं थे। बिल्कुल ये बात अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है, लेकिन आमतौर पर जो अधिवक्ता होते हैं, क्योंकि आप जानते हैं प्रयागराज में हाईकोर्ट है, हाईकोर्ट में ही विजय मिश्रा प्रैक्टिस करते हैं, आमतौर पर अधिवक्ता 5 बजे से पहले घर नहीं पहुंचते हैं। तो अंदाजा लगाया जा रहा है, क्योंकि लगातार हम विजय मिश्रा को फोन कर रहे हैं, वो हमारा फोन डिस्कनेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनके परिवार ने इस बात की उनको जानकारी दे दी है कि उनके घर के बाहर बमबाजी की गई है और उनको डराने और धमकाने की कोशिश की गई है। लेकिन सबसे बड़ी हैरानी की बात प्रत्युष ये है कि पहले उमेश पाल का हत्याकांड, असद और गुलाम का एनकाउंटर और अतीक और अशरफ की हत्या के बाद भी प्रयागराज में जो बदमाश हैं उनके अंदर कानून और पुलिस का डर नहीं है। इसीलिए दिन के उजाले में आप समझिए, जब सीसीटीवी का जमाना है और खासकर ऐसे इलाकों में जहां पर अधिवक्ता रहते हैं और जिस गली में बम मारा गया है उस गली को देखिए कितनी सकरी गली है, उसके बावजूद इस गली में घुसकर दिन के उजाले में बम मारने की हिम्मत करना अपने आप में पूरे पुलिस को एक बड़ा चैलेंज देते हुए बदमाश नजर आ रहे हैं। और ये बताते हैं कि इतने तमाम हत्याकांड एनकाउंटर्स के बाद भी बदमाशों के दिल में पुलिस का खौफ नहीं है। विपिन, तो यही सवाल मैं फिर आपसे कर रहा हूं कि कौन है आखिर वो जो नहीं चाहता कि वो खत आगे बढ़े? क्योंकि विजय मिश्रा ने कहा था कि खत में क्या लिखा है मुझे नहीं मालूम है, लेकिन अशरफ ने कहा था कि इस खत को कहां कहां पहुंचाना है, और उनके इस बयान के बाद उनके घर पर बम से हमला किया जाता है। कोई तो है जो नहीं चाहता कि वो खत आगे बढ़े। बिल्कुल, उस खत में बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी, वो तमाम अधिकारियों के नाम होंगे जिसका जिक्र अशरफ ने अपनी मौत के पहले किया था और ये कहा था कि कोई आईपीएस अधिकारी है जिसने कहा है कि 2 हफ्ते में मैं तुमको निपटा दूंगा।
तो इस तरह के तमाम आरोप अशरफ ने लगाए थे। हालांकि इन आरोपों की सत्यता को परखने की जरूरत है, लेकिन ये जरूर है कि कोई तो है जो परेशान है उस खत से। और विजय मिश्रा जिस तरह से पैरवी कर रहे हैं अतीक अहमद परिवार के लगातार कोर्ट में, चाहे वो लोअर कोर्ट हो, सीजेएम कोर्ट हो या फिर हाई कोर्ट में है, उससे लेकर कोई ना कोई ऐसा है अतीक अहमद का दुश्मन जो नहीं चाहता कि विजय मिश्रा इस केस को आगे परस्यू करें। देखिए, मतलब अतीक अहमद के जैसा मौत के विनय बाद, बता रहे थे उसकी कि हत्या के बाद विजय मिश्रा ने बकायदा पुलिस को प्रार्थना पत्र देकर अपने लिए सुरक्षा की मांग की है, तो क्यों नहीं अब तक उनको मुहैया कराई गई सुरक्षा? बिल्कुल देखिए, अब इस घटना के बाद और इस कांड के बाद आमतौर पर किसी भी बड़े अपराधी, मुलजिम, नेता का कोई भी केस लड़ता है तो, और खासकर ऐसे केसेस में तमाम वकील होते हैं और आमतौर पर वकीलों को उतनी सुरक्षा नहीं दी जाती है। लेकिन ऐसे केसेस में जब हमले हो जाते हैं, आशंका जताई जाती है, इंटेलिजेंस का इनपुट आता है, एलआईओ की रिपोर्ट आती है, उसके आधार पर सुरक्षा दी जाती है। लेकिन 5-5, 6-6 वकील है, पूरा पैनल है अतीक अहमद के पास वकीलों का, तो हर वकील को सुरक्षा देना संभव नहीं था। लेकिन इस बम कांड के बाद मामला गंभीर हो जाता है और विजय मिश्रा और उनके परिवार की सुरक्षा को खतरा पैदा होता है। अब पुलिस इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेट करेगी कि हमला करने वाले कौन थे, मोटिव क्या था, इंटेंशन क्या था, क्या डराना धमकाना चाहते थे। क्योंकि दिन के दोपहर में और खासकर गर्मी की दोपहरी में जब तमाम लोग अपने घरों के अंदर कैद रहते हैं, उस दौरान विपिन आप हमारे साथ बने रहे। एक बार फिर से दर्शकों को बताते हैं इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी अपडेट। अतीक अहमद के वकील के घर पर बम चला। जी हां, उनके घर पर बम फेंका गया है। गली में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज को पुलिस अब खंगाल रही है ताकि पता चल सके कि आखिर वो कौन लोग थे जिन्होंने वकील के घर पर बम फेंके हैं। सीसीटीवी के आधार पर हमलावरों की पहचान की जाएगी। प्रयागराज पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है, क्योंकि गली में कहा जा रहा है कि वहां पर पास में 2 कैमरे लगे हुए हैं और उसमें ये पूरी वारदात रिकॉर्ड होनी चाहिए कि अगर वो वर्किंग होंगे, अगर वो काम कर रहे होंगे, डीवीआर उनका सही तरीके से काम कर रहा होगा, तो उसमें उनकी पहचान हो जाएगी। वक्त पता चल जाएगा कि कितने बजे बम फेंका गया, कौन कौन लोग थे, किस तरफ से आए थे। विपिन हमारे साथ लगातार बने हुए। विपिन, एक तरफ प्रयागराज में इतना बड़ा हत्याकांड हो जाता है, अतीक अशरफ की खुलेआम हत्या हो जाती है, तमाम पुलिस के आला अधिकारी प्रयागराज में कैंप कर रहे हैं। उसी प्रयागराज के कर्नलगंज में उसी केस के वकील के घर पर बम फेंका जाना, यह साफ बता रहा है कि पुलिस का कोई खौफ नहीं है अपराधियों में, बदमाशों में। देखिए, ये बात तो उसी दिन तय हो गई थी जब पुलिस के एफआईआर के मुताबिक 19 से लेकर 21 पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में 3 बदमाश आते हैं और अतीक और अशरफ की हत्या करके चले जाते हैं, सरेंडर कर देते हैं और पुलिस उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाती है। उसके बाद ये तय हो पाता है कि पुलिस के इकबाल पर सवाल खड़े हो रहे थे कि क्या इलाहाबाद के जो कमिश्नर है, माफ करें, प्रयागराज के जो कमिश्नर है रमेश शर्मा, उनसे ये जिला संभाल नहीं रहा है। ये सवाल बार बार पैदा हो रहा है और ये केस अब हो जाना, इस पूरे मामले में आप जान रहे हैं उमेश पाल का पहले दिन दहाड़े मर्डर करना, फिर उसके बाद इस पूरे मामले में असद और गुलाम का एनकाउंटर होना और उसके बाद अशरफ और अतीक की हत्या करने के बाद ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार प्रयागराज में हो क्या रहा है। उत्तर प्रदेश में कानून के राज की बात कही जाती है सरकार के द्वारा, और आज भी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ने यह दोहराया है कि उत्तर प्रदेश में अब दंगे नहीं होते, अब कानून का राज है। बदमाश या तो सरेंडर करता है या तो फरार हो जाता है। लेकिन कौन है जो प्रयागराज का अमन चैन छीनना चाहता है? कौन है जो इतनी बड़ी घटना के बाद, जब पुलिस इतने अलर्ट मोड पर है, एसआईटी यहां पर है, उसके बावजूद उसके कलेजे में, उसके शरीर में किसी बात का डर नहीं है और दिन के उजाले में वो गलियों में घूम घूम कर बम बरसा रहा है। इसका मतलब यह है कि पुलिस अपना इकबाल खो चुकी है, पुलिस अपना भरोसा खो चुकी है और पुलिस का डर प्रयागराज के बदमाशों में कम से कम मैं ये तस्वीरें देखकर कह सकता हूं कि नहीं है। सवाल तो ये भी है ना कि आखिर एलआईयू क्या कर रही है? एलआईयू को यह भी भनक नहीं लगी थी कि उस दिन अशरफ और अतीक की हत्या कर दी जाएगी? देखिए, अशरफ और अतीक को इस बात का अंदाजा था, लेकिन उनके अंदेशे को पुलिस ने बहुत हल्के में लिया और जिस अतीक अहमद की साबरमती से इतनी वेल प्रूफ सिक्योरिटी में उसको लाया गया, प्रयागराज जाने की बाद पुलिस इतनी लचर कैसे हो गई, ये बात गले से उतर नहीं रही है। तमाम तरह के कहानियां इस वक्त प्रयागराज की फिजाओं में तैर रही हैं, लेकिन कौन सी कहानी सच्ची है ये जांच के बाद बात सामने आ पाएगी। लेकिन इतना जरूर है कि जो कुछ प्रयागराज में हो रहा है,
ये इस सरकार जी। के इमेज पर एक बड़ा धब्बा है, और आप समझिए खासकर पुलिस की इमेज पर और पूरी सरकार के, और माफ ठीक है, करें विपिन। इसके साथ साथ पुलिस के इकबाल पर भी विपिन सवाल हमारे खड़े साथ जुड़े रहिए। अब दर्शकों को दिखाते हैं कि वकील विजय मिश्रा जिनके घर पर बम फेंका गया है, उन्होंने टीवी 9 भारतवर्ष से कल क्या कहा था। 28 तारीख को उनको जो है प्रयागराज से जिला जेल बरेली ले जाया जा रहा था। उससे पहले उनको पुलिस लाइन ले जाया गया, जहाँ एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा था कि इस बार तो बचो, लेकिन 15 दिन तुमको जेल से निकाल के तुम्हारा काम तमाम कर देंगे। इस बाबत ये जानकारी उन्होंने मीडिया को भी दी थी और उसी द्वारा हमें प्राप्त हुई थी। इस बाबत जानकारी लेने के लिए मैं जिला जेल बरेली उनसे मुलाकात करने भी गया था, तो वहाँ उन्होंने मुझे बताया था किसी अधिकारी ने जो है उनको धमकी दिया था कि 15 दिन में तुमको बरेली जेल से निकाल तुम्हारी हत्या कर देंगे, तुम्हारा काम तमाम करवा देंगे। तो मैंने उनसे पूछा था उस अधिकारी का नाम, तो उन्होंने नहीं बताया और कहा कि आप मेरे अधिवक्ता हैं, मैं आपको नहीं बताऊंगा, नहीं तो आप परेशानी में पड़ सकते हैं। और उन्होंने मुझसे ये बताया था कि जब ऐसी कोई घटना मेरे साथ घटित होगी या मेरी हत्या होगी तो बंद लिफाफा सीजीआई सुप्रीम कोर्ट और सीजीआई हाई कोर्ट और माननीय मुख्यमंत्री जी के पास बंद लिफाफा पहुंच जाएगा। विपिन देखिए, कल ही टीवी 9 भारतवर्ष को विजय मिश्रा ने यह बात कही थी कि बंद लिफाफे के अंदर क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने कहा था अशरफ ने कि यह खत वहां तक पहुंचाना है, मुख्यमंत्री तक, सीजीआई तक पहुंचाना है, हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस तक पहुंचाना है। और ठीक उस बयान के बाद आज उनके घर पर बम फेंका जाना, दोनों को लिंक क्यों ना किया जाए। बिल्कुल लिंक होता है, और अशरफ बरेली जेल से जब पहली बार उसको लाया जा रहा था और आज भी उसका एक खत बेहद तेजी के साथ वायरल हो रहा है। और 27 तारीख को उसने अंदेशा जताया था कि मुझे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुझे पेश करवाइए, रास्ते में मेरी जान को खतरा है। बेशक पुलिस मेरी सुरक्षा में तैनात है, लेकिन उसके बावजूद मेरी जान को खतरा है। सरकार इस बात को समझे। कोर्ट से लेकर सरकार से गुजारिश की थी। प्रवीण जो शाइस्ता परवीन है वो बार बार मुख्यमंत्री से मिलने की गुहार कर रही थी। मतलब इस पूरे परिवार को यह डर सता रहा था कि संकट बड़ा है और उनकी जान को खतरा है, लेकिन उसके बावजूद एलआईयू की इनपुट रिपोर्ट क्या कहती है, ये सबसे बड़ा सवाल है। एलआईयू क्यों खामोश बैठी रही, पुलिस क्यों खामोश बैठी रही, और जिसका जिक्र प्रत्युष आप कर रहे हैं वो बात बहुत गंभीर हो जाती है। उनके अधिवक्ता से कल जब हमारे टीम ने बातचीत की, उन्होंने कहा कि अशरफ को इस बात का अंदाजा था और कोई अधिकारी था जो बार बार धमका रहा था, और कोई आईपीएस अधिकारी अगर जेल में जाकर किसी को धमकी दे तो उस धमकी को हल्के में नहीं ले सकते। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है विपिन, तो क्या यह माना जाए कि कोई है जो नहीं चाहता कि विजय मिश्रा मीडिया से बात करे, उस खत का जिक्र करे? कोई है जो ये नहीं चाहता कि अतीक अहमद के इस केस को आगे बढ़ाए विजय मिश्रा? बिल्कुल, इस बम कांड के बाद ये बात, ये तस्वीर, ये जो कहानी है वो बिल्कुल पानी की तरह साफ, ट्रांसपेरेंट है, जैसे पानी शीशे के गिलास में साफ होता है। बिल्कुल साफ नजर आ रही है कि अतीक अहमद के केस को आगे बढ़ाने वाले जो अधिवक्ता हैं, जो अभी भी लगे हुए हैं, कोई तो है जो इस पूरे हत्याकांड में शामिल रहा है। वो नहीं चाहता है कि अतीक और अशरफ की हत्या के मामले में जो खत अतीक अहमद के द्वारा, अशरफ अहमद के द्वारा लिखा गया था, वो खत उस जगह पर पहुंचे जिसके बाद वो तमाम नाम सामने आ जाएं जिसके नाम का जिक्र अशरफ कर रहा था। वो कौन आईपीएस अधिकारी है उत्तर प्रदेश का जो जेल में जाकर बदमाशों को धमकी देता है, हत्या करवाने की धमकी देता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अतीक और अशरफ की हत्या के पीछे कोई आईपीएस अधिकारी है? अगर है तो वो कौन है, उसका नाम सामने आना जरूरी है। विपिन आप हमारे साथ बने रहे। जो बड़ी खबर इस वक्त ये है कि विजय मिश्रा, वकील विजय मिश्रा के घर के बाहर जो बम फेंके गए हैं, जो अभी जानकारी मिल रही है, कहा यह जा रहा है कि 20 से 22 साल की उम्र के लड़के थे जो यहां पर आए और झोले में बम लेकर आए थे। झोले से, उस थैले से उन्होंने बम निकाला और उसके बाद उन्होंने बम फेंकना शुरू किया वकील विजय मिश्रा के घर के बाहर। हालांकि अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया है कि उस वक्त विजय मिश्रा या परिवार का कोई सदस्य घर के भीतर मौजूद था या नहीं था। गली में लगे सीसीटीवी कैमरे की जांच कर रही है पुलिस ताकि उन बमबाजों की पहचान हो पाए। तो अतीक और अशरफ की हत्या के बाद उनके आतंक की कहानियां भी सामने आ रही हैं। लोग अब हिम्मत करके अब बताने लगे हैं कि प्रयागराज में अतीक और अशरफ का कितना आतंक था। अतीक बना अतीत आतंक का वो कितना बड़ा प्रतीक था। अतीक का आतंक आपने किस तरीके का देखा है? अरे बहुत ही खतरनाक आदमी था, और उसके आतंक को तो पूरा शहर ही बयां कर रहा है। अब वसूली उनके जो छोटे मोटे आदमी रहते थे वो चाहे जिस दुकान पे पहुंच गए, जो सामान लेना है ले लिए,
नाम ले लिया कि वहाँ से आए हैं, चकिया से आए हैं, तो उतना ही पर्याप्त था। अगर आप उससे कहीं भी जुड़े हैं तो नहीं भी जुड़े हैं तो आप कुछ बड़ा काम कर रहे हैं तो उसके 4 गुर्गे पहुँच गए। अच्छा। अभी बहुत से लोग लूकरगंज में हैं, तमाम बड़े बड़े बंगले बिक गए, उसमें बिल्डिंगें बन गई, सब उसी की देन है। कोई अपनी खुशी से थोड़ा नहीं बेचा है। अब एक ऐसे परिवार से आपको मिलवाते हैं जिसकी दुकानों पर अतीक के गुर्गों ने कब्जा कर लिया था। यह परिवार खुद अपनी आप बीती बता रहा है। मोहम्मद आसिफ और रणविजय सिंह आए थे और जो जबरदस्ती डरा धमका के हमें कचहरी ले गए और वहाँ पे साइन करवा लिया। हाँ, और कब की बात है? ये 6 अक्टूबर 2022 की बात है। 6 अक्टूबर 2022। तो आपके घर पे आए थे वो लोग? जी, घर से आए थे। अच्छा, हथियार वगैरह लेके आए थे? जी, यही घर से आए थे, यही घर से पीछे से इन्होंने ले गए हैं। अच्छा। और ये वीडियो बना के जो ज़बरदस्ती वीडियो बना के ताला भी बंद किया। ये तीनों दुकान है, इन्होंने तीनों दुकान कब्जा की है। अच्छा। ये अतीक अहमद के लोग हैं। ये खुद ही डरा धमका के बोलते थे हम अतीक के आदमी हैं और कब्जा दे दो, नहीं तो तुम्हारी बीवी को उठा लेंगे, नहीं ये कर देंगे, नाम चल के वो एग्रीमेंट कर दो, नहीं तो बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ। तो कुछ पैसा भी दिया आप लोगों को एग्रीमेंट के लिए? हाँ, पैसा दिया इन्होंने। कितना दिया? 15 लाख दिया चेक से और इन्होंने फिर बाद में कैश हमसे ले लिया। कितना पैसा लिया? 13 लाख रुपए। मतलब 13 लाख वो ले भी लिया? गन पॉइंट पे लिए थे? जी। सर क्या बोलते हैं, उसकी हत्या कर दी गई है, उसके बाद भी क्या आतंक शांत होगा? क्योंकि जब एक बीज बोया जाता है, अतीक अहमद का बोया हुआ बीज यानी उनके जो गुर्गे हैं वो अपने आप में पेड़ बन चुके हैं। अच्छा। तो उनको कैसे काटा जाएगा? उनको भी साफ करना उतना ही जरूरी है ना। अतीक और उसके गुर्गे जोर जबरदस्ती से लोगों की जमीन पर कब्जा कर लेते थे। एक ऐसे ही परिवार की कहानी आपको सुनाते हैं जिसके मुखिया को अतीक ने गायब करवा दिया था। मेरे पति पढ़े लिखे तो रहे नहीं हैं। एक सोसाइटी बनाए श्रीवास्तव मानिकचंद, तो वो जो है तो सोसाइटी जब बनाए तो आए कब्जा लेने यहाँ। तो जब कब्जा लेने आए तो मैं कब्जा अपने गांव वाले के संजोग से जानने पाए। मैं यहाँ के बहू बेटी हूँ। जब जानने पाए तो उन्हें वो लोग कहें ठीक है हम आ रहे हैं। सब लोग गांव वाले आए तो कब्जा मैं नहीं लेने दी। 1989 की 1989 की बात है। कब्जा लेने के खुद अतीक आ गए थे यहाँ? कब्जा बाद में लेने आए थे। पहले मुकदमा चला है ना, फिर जब मुकदमा चला तो फिर उसके बाद मुकदमा कैसे हुआ? तो मुकदमा जब सोसाइटी वाले से जब चला तो एक फर्जी नाम का अपना बना लिए। अब उनका तो मिली भगत रही है। और अच्छा, मतलब ये जो इलाके में सारी जमीन है ना, वो किसी सोसाइटी, हाँ 12.5 बीघा, वो उन लोगों ने फर्जी नाम पे ले ली। हाँ, फर्जी नाम पे। और फिर मेरे पति नहीं आए तो नहीं आए मतलब? मैं सोचे कि आएंगे फिर नहीं मिले तो उनका आदमी आने लगे। विधायक हो गए जो कि रहे, तो कहीं चलो विधायक जी बुलाए। विधायक जी बुलाए हैं। विधायक जी जो है तो उन्हें रोज ही ना उनका आदमी आवे, अच्छे रफात पठवाए बुलाने आवे, तो मजबूर होके नहीं पड़ा। तो जब वहाँ गए तो वहाँ जो है तो कहे ना कब से बुलवाई थी, कौन रोड टंगिया उठा ले आएंगे, कब से बुला रहे हैं और बुलवाई थी। हमारा आदमी नहीं बताते, कहा हमको नहीं पता भैया कि आप कहे बारे बुलाए नहीं। कहीं ना ऐसा है कि जैसे तुम्हारे पति नहीं आए उसी तरीके तुम और तुम्हारे बच्चों नहीं दिखाएंगे, और नहीं चुपचाप डाल लो, और नहीं जैसे मुर्गी जबे कर दिया जाता हो इन तरह जबे कर देंगे। जैसे क्या कर दिया जाता है? अरे मुर्गी जैसे हलाल कर दिया जाता है वैसे। तो प्रयागराज में अतीक अहमद का कैसा आतंक था, ये उस इलाके में पोस्टेड पुलिस अधिकारी भी जानते हैं। पूर्व आईपीएस अधिकारी राजेश पांडे ने अतीक के आतंक से जुड़ी एक घटना हमें बताई, जिसे आपको भी सुनना चाहिए। आप वहाँ के लोगों से पूछिए, आप जो करेली में हैं, खुलदाबाद में हैं, चकिया में हैं, धूमनगंज में हैं, वहाँ के लोगों से पूछिए। अगर आप लखनऊ जाइए, कौन बचा है जिस पर उंगली रख दी वो ज़मीन, और इस ज़मीन के धंधे में ही उसका झगड़ा शुरू हुआ। जो जो रास्ते में आता गया उन सबको निपटाया उसने, जो जो रास्ते में है। यही काम चांद बाबा करता था। 89 में जब इलेक्शन में दोनों आमने सामने हुए, यही झगड़ा था कि तुम कैसे ज़मीन पे कब्जा करोगे जब हमारा इलाका है तो। और फिर उससे गोलियां चलीं, उसकी हत्या हुई,
ये जीत कर विधायक हो गया। और फिर अपने फादर को इसने लॉन्च किया 2003 में। एक सरफराज नाम के आदमी को गोली मारी गई, मर गया, जिसमें इसके फादर गए थे। उनके आसपास भी भीड़ लगने लगी कि अरे ये भी हमारा काम करा सकते हैं। 2005 में जब ये पहली बार इसको राजनीतिक शिकस्त हुई, राजू पाल ने अशरफ को हरा दिया, तो राजू पाल की जिस तरह हत्या हुई थी, नहीं था उस समय सीसीटीवी का दौर, नहीं था उस समय मोबाइल में इसका दौर, तो जिस तरह से ये सीसीटीवी में उमेश पाल की हत्या आई है, इससे बहुत विभत्स हत्या उसको दौड़ा। कहते तो ये हैं कि टेम्पो में उसकी लाश को ले जा रहे थे, हॉस्पिटल ले जा रहे थे, आगे से रोक के उसकी नब्ज टटोलते थे कि जिंदा है कि मर गया, तब फिर गोली मारते थे। अतीक और अशरफ पूरी तरह से बेलगाम हो चुके थे। उनके दिल में पुलिस और कानून का जरा सा भी खौफ नहीं था। छोटी सी बात पर लोगों की हत्या कर देते थे। 1996 में 19 जनवरी को सिविल लाइंस पे एक घटना होती है जिसमें अशोक साहू नाम का आदमी मारा जाता है। वो बिजनेसमैन था। हत्या होती है। वो हत्या अतीक अहमद के छोटे भाई अशरफ द्वारा की जाती है अपने साथियों के साथ। मैं उस समय अपने क्षेत्र में ही था, खबर मिली कि जो है बुलाया गया, मैं भी आया। ये ज्ञात हुआ कि अशरफ ने मारा है, अतीक के छोटे भाई ने। मुकदमा दर्ज हुआ तो उस समय जो एसएसपी थे श्री रजनीकांत मिश्र, उन्होंने मुझे भी इसमें सुपरविज़न में लगा दिया। तो जब एक एक करके तफ्तीश की जाने लगी तो एक फैक्ट ये आया कि ये हत्या एक बड़े तुच्छ कारण से की गई है। उसका ये था कि उसके 2 दिन पहले सिविल लाइंस में गाड़ी पार्किंग को लेकर के अशोक साहू का अशरफ से कुछ विवाद हो गया। अशोक साहू को पता नहीं था कि ये अतीक के भाई हैं। जब पता चला तो अशोक साहू अतीक के पास गया, माफ़ी उफ़ी मांगा तो उसने कहा तुमने गलत किया है, जाओ। ये अतीक ने कहा। अतीक ने कहा और उसी के बाद उसकी हत्या हो गई है। और शाइस्ता परवीन को लेकर इस वक्त एक बड़ा खुलासा हुआ है। लखनऊ के प्रॉपर्टी डीलर ने शाइस्ता को दिए थे 80 लाख रुपए। मोहम्मद मुस्लिम से पैसे लेने गया था अतीक का बेटा असद। मोहम्मद मुस्लिम का दावा है कि मेयर चुनाव लड़ने के लिए उसने पैसे दिए थे शाइस्ता को। पुलिस मोहम्मद मुस्लिम को गिरफ्तार करने की तैयारी में है। कुमार कुंदन हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। कुमार कुंदन, ये मोहम्मद मुस्लिम वही है जिसे व्हाट्सएप के जरिए धमकी दे रहा था अतीक अहमद, उसी ने पैसे दिए थे शाइस्ता को? निश्चित रूप से, और ये एक ज़माने में या कहें हाल फिलहाल तक अतीक अहमद का दाहिना हाथ हुआ करता था। प्रयागराज में जितनी भी अधिकतर ज़मीनें कब्जाई उसमें अतीक अहमद के नाम पे इसने कब्जाई और उसके बाद ये प्रयागराज से निकलकर लखनऊ को अपना कार्यक्षेत्र ये बना रहा था। बताया ये जा रहा है कि 80 लाख रुपये इसने शाइस्ता परवीन को दिए। पुलिस ने जब इससे पूछताछ की तो उसमें इसने ये कहा कि ये पैसे मैंने उसको मेयर के चुनाव लड़ने के लिए दिए थे, जबकि पुलिस सूत्रों का दावा है कि ये मेयर के चुनाव के लिए नहीं बल्कि उमेश पाल हत्याकांड में इस पैसे का इस्तेमाल हुआ। अब इस पूरे मामले में थोड़ा कन्फ्यूज़न है, यही वजह है कि पुलिस ने अभी तक उसको गिरफ्तार नहीं की है। लेकिन पुलिस जिस तरीके से लिंक जोड़ रही है उससे पुलिस को इस बात का विश्वास हो रहा है कि ये पैसे उमेश पाल हत्याकांड में दिए गए और उसी से उस पैसे से उस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। जहां तक मोहम्मद मुस्लिम की बात है तो ईडी की भी इस पे कार्रवाई हो चुकी है, ईडी की छापेमारी हो चुकी है। और जो हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि लखनऊ के IIM रोड जिस जगह पे हम खड़े हैं, यहाँ पे एक बड़े प्रोजेक्ट में अतीक अहमद का बाकायदा पैसा लगा हुआ है, जो कि मोहम्मद मुस्लिम जो है जिस चीज़ को अंजाम दे रहा है। तो निश्चित रूप से एक तरह से अतीक अहमद का फाइनेंसर है मोहम्मद मुस्लिम, जो अब रडार पे है पुलिस के और बहुत जल्द उसकी गिरफ्तारी हो सकती है, ऐसा पुलिस सूत्रों का दावा है। प्रत्युष कुंदन, यानी कि जो चुनाव के लिए अपने वक्त में अतीक टैक्स वसूलता था गुंडा टैक्स पर्ची के जरिए, वो जेल जाने के बाद भी अंदर से वो धमकी देकर के पैसे की उगाही कर ले रहा था बड़ी आसानी से।
निश्चित रूप से, और जिस तरीके से व्हाट्सएप से जो है मैसेजेस रिट्रीव हुए हैं उसको देखकर ऐसा लगता है कि मोहम्मद मुस्लिम पहले यह पैसा देने के पक्ष में नहीं था, लेकिन जिस तरीके से अतीक ने उसे धमकाया है उसके बाद से वो पैसा दिया है और पुलिस के सामने लगातार अपने बयान बदल रहा है। पुलिस के सामने उसने ये कहा कि चूंकि शाइस्ता मेयर का चुनाव लड़ना चाहती थी और सियासी सरगर्मियों में इस बात की चर्चा भी थी कि मायावती की पार्टी से उसे टिकट मिलेगा मेयर का और वो चुनाव लड़ेंगी, तो निश्चित रूप से वो इसी बात को ढाल बनाकर पुलिस के सामने अपनी बात रख रहा है कि ये पूरा का पूरा पैसा सिर्फ और सिर्फ मेयर चुनाव के लिए था, लेकिन इस पैसे का उसने कहां इस्तेमाल किया ये उसको जानकारी नहीं है। लेकिन पुलिस को उसकी बातों पर यकीन नहीं है, क्योंकि जिस हिसाब से अतीक अहमद का फाइनेंसर का वो काम करता था उसको लेकर पुलिस को इस बात का शक है कि निश्चित रूप से ये पैसा उमेश पाल की हत्या के लिए दिया गया था, लेकिन इसकी बातों में कहीं ना कहीं कोई सच्चाई नहीं है। शायद यही वजह है कि पुलिस एक पहले राउंड की पूछताछ कर चुकी है और अब उसके गिरफ्तारी की तैयारी की जा रही है। प्रत्युष, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया कुंदन हमारे साथ जुड़ने के लिए।